और दो फॉर्मूले हमने डिज़ाइन कर लिए थे for the sake of calculating the unknown temperatures and or the unknown lengths. ये वाली स्लाइड, ये तो पुरानी स्लाइड है बेटा, ये सारा पीडीएफ अपलोड हुआ हुआ है, सब कुछ अपलोड हुआ हुआ है। तो हमने दो फॉर्मूले जिक्र किए थे। एक तो फॉर्मूला बेसिक सा था इक्वेशन, जिसमें मैंने रूल बताया था कि भाई अगर आपको कोई टेम्परेचर्स और लेंथ्स गिवन है और आपको 100 डिग्री और 0 डिग्री तक की वैल्यूज गिवन है तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हो। अगर आपको 100 के अलावा किसी और टेम्परेचर के ऊपर वैल्यू गिवन है तो आप इस तरह से 100 की जगह 60 रिप्लेस करके इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो। और तीसरा मैंने बताया था कि रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू भी आप डिटर्मिनेशंस कर सकते हो। और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे दोनों मेथड्स को यूज करते हुए। कुछ बच्चों को रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी वाला मेथड ज़्यादा आसान लगा था, कुछ को जो है वो फॉर्मूला ज़्यादा आसान लगा था। तो मैंने कहा था कि किसी भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई यही वाला मेथड यूज होगा, कोई और यूज हो गया तो एग्जामिनर जो है वो मार्क्स में पूरा करेगा, ऐसा कोई सिलसिला है नहीं। अब आज का जो हमारा लेसन है वो होगा शुरू कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोमीटर के। इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे जनरली। सही, रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी और रेंज। ये 3 चीजें होती हैं जो थर्मोमीटर को डिजाइन करते हुए देखी जा रही होती है कि भाई उस थर्मोमीटर की रिस्पॉन्सिवनेस कैसी होनी चाहिए, उस थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए और उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले जो ग्राउंड कह लो कि इसका फीचर होता है थर्मोमीटर का, जो बहुत जरूरी है वो है उस थर्मोमीटर की लीनियरिटी। लीनियरिटी को हमने शुरू में जिक्र किया था कि भाई लीनियरिटी बेसिकली मींस कि जो थर्मोमीटर आप यूज कर रहे हैं, जो लिक्विड आपने उसके अंदर इंसर्ट किया है, क्या उसके चेंजेस टेम्परेचर के हिसाब से लीनियर है या नहीं। इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि शुरू में लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है लो टेम्परेचर्स पे, बाद में कम एक्सपेंड कर रहा है, या रिवर्स हो रहा हो कि भाई शुरू में कम एक्सपेंशन हो रही है, बाद में एक्सपेंशन ज्यादा हो रही है। तो लिक्विड के अंदर जो चेंज आना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी में, जैसे उसका वॉल्यूम का चेंज हो या उसके कलर का चेंज हो, सही है, वो लीनियर होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा हमारे लिए अहमियत की बात थी। लीनियरिटी बेसिकली मींस the change in temperature, the change in property, example length, per unit change in temperature should be same at all temperatures. सही, जितने टेम्परेचर्स तक के लिए आपने थर्मोमीटर डिजाइन किया हुआ है उन तमाम टेम्परेचर्स के ऊपर आपका लिक्विड लीनियरली बिहेव करे। कि अगर शुरू में मिसाल के तौर पे वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हुए 0.1 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन कर रहा था, उसका लिक्विड जो था वो 0.1 सेंटीमीटर की लेंथ बढ़ा रहा था, तो आप 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 76 पे भी जा रहे हो तब भी उसे 0.1 सेंटीमीटर ही बढ़ाना चाहिए। जिसमें चेंज आना चाहिए वो 0.1 का ही आना चाहिए। कि अगर पहले 1 डिग्री में 0.1 का चेंज था तो बाद में भी 1 डिग्री में 0.1 का ही चेंज होना जरूरी है। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट यू मीन बाय लीनियर बिहेवियर। तो आप थर्मोमीटर में सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हो कि भाई लीनियर है या नहीं। अच्छा, वंस यू आर डन विद दैट, अब बात आती है रिस्पॉन्सिवनेस की। अच्छा, एक चीज याद रखना, कोई लिक्विड 100% लीनियर नहीं होता। 100% लीनियर ना होने का मतलब ये है कि हर लिक्विड किसी ना किसी टेम्परेचर के ऊपर जाके लीनियरिटी छोड़ देता है।
और लिक्विड किसी ना किसी टेम्परेचर के बिहेवियर करना छोड़ देता है। हम जब भी करते हैं तो उस टेम्परेचर की लिमिट्स के अंदर अंदर रहते हुए करते हैं। कि मैं मिसाल के तौर पे मैंने एक लिक्विड यूज किया, सही है, और वो लिक्विड मुझे पता है कि अगर मैं 150 डिग्री से ऊपर जाऊंगा या -20 डिग्री से नीचे जाऊंगा तो लीनियर बिहेवियर खत्म हो जाएगा। तो मैं कोई भी थर्मोमीटर उस लिक्विड को यूज करते हुए ऐसा डिजाइन नहीं करूंगा जो 150 के करीब का टेम्परेचर नोट कर रहा हूँ या -20 के करीब का टेम्परेचर नोट कर रहा हूँ। मैं उससे दूर रहूंगा। मैं मैक्सिमम जाऊंगा तो 110 तक चला जाऊंगा, 120 मिनिमम जाऊंगा तो -5 -3 तक चला जाऊंगा, इससे नीचे नहीं जाऊंगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस एक्सट्रीम लिमिट्स के करीब पहुंचूंगा ना, मेरे लिक्विड का बिहेवियर खराब हो जाएगा। यस उमेर, मरकरी लीनियर होता है लेकिन उसकी लीनियरिटी की भी लिमिट होती है। जब आप किसी सब्सटेंस के, किसी लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के नजदीक पहुंचते हो ना, तो लीनियरिटी खत्म होना शुरू हो जाती है, फिर वो नॉन लीनियर बिहेवियर शुरू कर देता है। तो इसलिए उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से दूर रहना पड़ता है। इब्राहिम, इसका रीजन असल में ये होता है कि जब आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के दरमियान यानी करीब पहुंचते हो ना, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेस होती हैं या तो वो बहुत कम हो चुकी होती है या बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। जैसे अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के नजदीक चला जाऊं तो मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक आ जाएंगे, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी डोमिनेट करना शुरू कर देगी वहां। तो उस वक्त लिक्विड की एक्सपेंशन में वाजे डिफरेंस नजर आता है। लिक्विड उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा होता जितना पहले कर रहा था, क्योंकि अब उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स उन मॉलिक्यूल्स को दूर नहीं जाने देगी। और बॉइलिंग के वक्त मसला क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो चुके होते हैं, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स का असर उनके ऊपर तकरीबन खत्म हो चुका होता है। तो उस वक्त वो जरूरत से ज्यादा एक्सपेंशन कर देते हैं अक्सर, इसलिए आप उनसे दूर रहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो थर्मोमीटर डिजाइन किए जाते हैं ना, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स, अल्कोहल के हों या मरकरी के हों, वो -10 से शुरू होते हैं, 110 पे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि इससे नीचे जाना और उससे ऊपर जाने में दो नुकसान आते हैं। एक तो लीनियरिटी का नुकसान हो सकता था, और दूसरा लेबोरेटरी के अंदर अगर हम इस थर्मोमीटर की रेंज इतनी बढ़ाते हैं तो थर्मोमीटर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अभी भी अगर आप कभी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर लेबोरेटरी में कभी इत्तेफाक हुआ हो देखने का, तो वो अच्छे खासे बड़े थर्मोमीटर्स होते हैं, घर में यूज होने वाले थर्मोमीटर जितने नहीं होते, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब आपके 30 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है ना, 30 सेंटीमीटर का स्केल उतना बड़ा होता है थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी में यूज होता है। अब सोचो अगर मैं इससे बड़े थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दूं तो उसको हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे ही कांच का बना हुआ तो टूट जाता है, तो मैं इधर उधर टकराया और गया काम से। इसलिए कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है थर्मोमीटर डिजाइन करते हैं। बेटा रेंज की जब बताऊंगा ना फातिमा, तो उस वक्त बता दूंगा। वैसे 36 से 42 होता है। अभी रेंज बताते हुए ना इस चीज का जिक्र करेंगे। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की। रिस्पॉन्सिवनेस का ताल्लुक होता है कि हाउ क्विकली a thermometer responds to a change in temperature. It tells how quickly a thermometer responds to a change of temperature. सही, रिस्पॉन्सिवनेस का ताल्लुक टाइम से है, इतनी जल्दी रिस्पॉन्स दिखाएगा वो आपको टेम्परेचर का, चेंज ऑफ टेम्परेचर का। जब कुछ थर्मोमीटर्स ऐसे होते हैं जो काफी देर के अंदर रिस्पॉन्स देते हैं, सही, और कुछ थर्मोमीटर्स ऐसे हैं जो बड़े क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर जो सबसे ज्यादा बेहतरीन थर्मोमीटर है, कामयाब तरीन थर्मोमीटर जिसको अगर मैं बोलूंगा, वो होते हैं थर्मोकपल्स। अभी आगे आप पढ़ोगे थर्मोकपल्स। थर्मोकपल थर्मोमीटर एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव है। यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ, ऐसा लगता है कि लाइव रिएक्शन शो हो रहा है।
यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ, वहाँ थर्मोकपल के ऊपर टेम्परेचर रीडिंग चेंज होगी। और इसीलिए थर्मोमीटर्स वो वाले जो होते हैं थर्मोकपल्स इंडस्ट्रीज में यूज की जाते हैं, क्योंकि उसमें आप टाइम डिले बेयर नहीं कर सकते। पता चला अंदर रिएक्टर कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, आपको पता ही नहीं चला, वो क्रूशियल लिमिट तक पहुंचने के बाद पता चला अरे भाई थर्मोमीटर आपका राइज करके दिखा रहा है, इतनी देर में तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल फातिमा, इसका यही मतलब है कि अगर लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की बात कर रहे हो तो हाउ फास्ट वुड अ लिक्विड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज, इस चीज का इससे ताल्लुक होता है। अब रिस्पॉन्सिवनेस को मैं दूसरे अल्फाज में ऐसे ही समझाता था कि भाई जैसे काउंटर स्ट्राइक खेलने वाले या अपना काउंटर स्ट्राइक के अलावा आपका पुराने ज़माने में तो खैर IGI वगैरह चलता था, पता नहीं आप लोगों ने खेला हो या नहीं खेला हो। आजकल तो आपके पास अपना क्या देखो यार, नाम जहन से निकल गया, मॉडर्न वॉरफेयर वगैरह, ब्लैक ऑप्स, कॉल ऑफ ड्यूटी, COD सही है। तो PUBG, COD, ये वाले जितने भी प्लेयर्स हैं, तो इसको खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं, उनका रिस्पॉन्स टाइम इंतहाई कम होता है। यहाँ देखा बंदा और सीधा हेडशॉट ले लिया। मतलब आई हैव बीन इन पोजीशंस, जब शुरू में मैंने खेलना शुरू किया था, मेरे कुछ दोस्त बड़े प्रो प्लेयर्स थे, मतलब मैं दीवार के पीछे से बाहर निकला ही वो मेरा हेडशॉट होता था ना, मतलब इतना नोक वाली फीलिंग आती थी कि अल्लाह माफ करे, बंदा बोलता था मुझे खेलना ही नहीं है तुम लोगों के साथ। बंदा जाके बोलता है हटाओ CS, तुम लोगों के साथ कोई नहीं खेलेगा, इजी पे लगाया इजी पे बैठ के आराम से मार रहे हैं। आपका बॉट आराम से बैठता है, आपको देखता है थोड़ी देर, उसके बाद आपको शूट करना शुरू करता है, उतनी देर में आप उसको मार ही देते हो। वो वाले मामला जो है ना, उसमें हमारा शुरू में रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा था, हम बहुत बुरा रिस्पॉन्स किया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम उस वक्त रिस्पॉन्सिवनेस हमारी अच्छी नहीं थी। फिर वक्त गुजरा, खेलना सीखा, फिर ये होगा हाँ भाई अब जो है खेलना आ गया, उसके ऊपर जल्दी जल्दी भी रिस्पॉन्ड किया जा सकता। इसी तरह रिस्पॉन्स टाइम कम होना हाई रिस्पॉन्सिवनेस की निशानी होती है। थर्मोमीटर के केस में कुछ ऐसे फीचर्स हैं थर्मोमीटर के अपने, जिसको चेंज करके आप उसकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ा सकते हो। सही, इसको चेंज करके आप उसकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ा सकते हो। उसमें सबसे पहला फीचर जो है वो इस्तेमाल करना। अगर आपने जो लिक्विड यूज किया वो एक अच्छा कंडक्टर, तो वो हीट को अपने अंदर जल्दी फैलाएगा और थर्मोमीटर के अंदर मौजूद वो लिक्विड जल्दी एक्सपैंड करेगा। अगर आप कोई ऐसा लिक्विड इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि इंसुलेटर है, इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, उसको रिस्पॉन्ड करने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि हीट को उस लिक्विड के अंदर फैलने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा द टाइप ऑफ लिक्विड, या टू इंक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम यूज a good conducting liquid. Reason, heat will conduct faster in a good conductor than in an insulator. इसीलिए मरकरी को इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमीटर बनाने के अंदर। मरकरी थर्मोमीटर्स अल्कोहल एंड गैस थर्मोमीटर्स के मुकाबले में ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। Definitely, it will heat conduct at a faster rate. तो मरकरी इज प्रेफर्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर्स, लेकिन मरकरी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। सही। और उसका दूसरा नुकसान ये है मरकरी का कि वो टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक और पॉइजनस में फर्क एक ही होता है कि जनरली पॉइजनस और वेनेमस होता था, खैर तो वो है, लेकिन टॉक्सिक होने का मतलब ये है कि इफ समवन इज गोइंग टू लाइक स्वॉलो द मरकरी, उसके लिए फिर वो खतरनाक है। हाँ, जब तक वो आपकी बॉडी से बाहर है उस वक्त तक मरकरी आपको नुकसान नहीं करे। आप अपने हाथ में मरकरी, कभी अगर थर्मोमीटर टूटा हो आप में से किसी की वजह से, आई एक्सपेक्ट कि सबने कभी ना कभी तो जिंदगी में थर्मोमीटर तोड़ा होगा ही होगा। तो जब थर्मोमीटर टूटा हो तो उसका जब मरकरी गिरता है तो वो बॉल बन जाता है।
अरे मुसम्मद मेरे बच्चे, उसका ग्लास बड़ा फ्रेजाइल होता है, बच्चों को थर्मोमीटर्स माउथ में इसलिए इंसर्ट नहीं किया जाता कि अगर गलती से उसके माउथ में थर्मोमीटर ब्रेक हो गया टीथ वगैरह से टकराने की वजह से, या उस बच्चे ने गलती से प्रेस कर लिया उसको, तो मरकरी माउथ में ब्रेक हो जाएगा। कांच तो कांच, मरकरी जो टॉक्सिक है वो भी बहुत नुकसान देगा। हाँ तोड़ के देख लेना, अगर अम्मी से डांट ना पीटे तो मैं होने तो, बाकी खैर है। तो हाँ, जब थर्मोमीटर टूटता है ना तो उसमें से जो मरकरी निकलता है उसकी छोटी छोटी बॉल्स बन जाती है। वो बॉल बनने का रीजन खैर एक अलग है, वो अभी नहीं, वो भी बाद में बताएंगे हम आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ब्रेस्ट स्किन, इसका क्या रीजन है फातिमा? ये क्या चीज थी? चलो खैर मिस्टेक से। अच्छा भाई, दूसरा आपके पास जो फीचर है, इसका मुझे इल्म नहीं है फातिमा, ये मुझे देखना पड़ेगा कि रेस्ट स्किन के लिए पॉइजनस होता है या नहीं होता। दूसरा तरीका कंडक्शन या रिएक्शन टाइम कम करने का ये होता है कि आपके थर्मोमीटर का जो बल्ब है ना, उसके एक ग्लास वॉल होती है। मतलब अगर मैं रियलिटी में बना के दिखाऊं कि इस तरह से थर्मोमीटर के बल्ब की एक ग्लास वॉल होती है। एक ये है, ये मैं एक जनरल समझा रहा हूँ, ठीक है। अंदर आपके पास यहाँ मरकरी मौजूद है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो एक रास्ता हमारे पास ये होता है कि आप ग्लास वॉल को थिन बनाओ, यूज अ थिन वॉल्ड ग्लास बल्ब। सही। थिन वॉल्ड ग्लास बल्ब का फायदा ये होता है कि क्योंकि ग्लास पतला होगा ना तो कंडक्शन में टाइम कम लगेगा। Due to less thickness, heat will conduct at a faster rate. ये कह लो कि heat will reach from the outside to the inside, बाहर से हीट लिक्विड तक जल्दी पहुंच जाएगी। अगर ग्लास वॉल थिक बना दोगे तो इट वुड टेक मोर टाइम फॉर हीट टू क्रॉस थ्रू द ग्लास एंड रीच द लिक्विड। इससे क्या होगा कि आपका रिएक्शन टाइम या रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन ग्लास वॉल थिन करने से एक नुकसान होता है, वो ये होता है कि फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, थर्मोमीटर खासा नाजुक हो जाएगा। सही। थर्मोमीटर जो है काफी नाजुक हो जाएगा। इसीलिए दूसरा हमारे पास जो सजेशन आती है वो ये आती है कि भाई यूज थिन वॉल्ड ग्लास बल्ब। इससे फायदा क्या होगा भाई, हीट will reach from outside to liquid in the bulb in less time, hence increasing responsiveness. रिस्पॉन्सिवनेस आपकी बढ़ जाएगी। बेटा बताया तो है मैंने रीजन, अभी ये लिख तो दिया। और तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने का, वो है कम लिक्विड इस्तेमाल करो। जितना ज्यादा लिक्विड यूज करोगे उसको हीट होने में उतनी देर लगती है। मिसाल हम हीट कैपेसिटी में पढ़ते थे कि अगर आपके पास एक कंटेनर में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर गिवन हो और अगली तरफ आपके पास बहुत सारा वाटर गिवन हो और आपको बोला जाए भाई दोनों को हीट करें, दोनों का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो जो छोटा कंटेनर है उसकी हीट, उसको हीट करना आसान है, उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा। और जो दूसरी तरफ इतना बड़ा कंटेनर रखा हुआ है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में एक तो हीट बहुत ज्यादा चाहिए और फिर उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब हमारी बॉडी से इतनी हीट थोड़ी कि हम इतना थर्मोमीटर लगा के बुखार उतारने के चक्कर में बैठ गए कि भाई इसके जिस्म की सारी हीट दे दो थर्मोमीटर को, टेम्परेचर राइज होगा तो चलो बॉडी में से हीट तो निकलेगी इस बहाने। सही है। तो वो वाला मामला नहीं करना होता, हमें तो टेम्परेचर नोट करना है। हम
लिक्विड भी कम इस्तेमाल करते हैं ताकि हीट जल्दी उस तक उसमें फैले और वो रिस्पॉन्स दे सके। बल्ब का कलर चेंज करने से फर्क पड़ता है अगर आप बल्ब को ब्लैक कलर से कोट कर दो तो। बल्ब का कलर भी आपको रिएक्शन टाइम बढ़ा के दे सकता है अगर आप थर्मोमीटर बल्ब को ब्लैक कलर कोट करते हैं तो, क्योंकि ब्लैक कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। लेकिन ब्लैक कलर करने में ना अक्सर एक थोड़ा सा मसला आता है। जब आप कलर करते हो ना, कोई कोट करते हो ग्लास को, तो आप उसके ऊपर एक लिक्विड की एक और लेयर डाल देते हो। उस लेयर से अक्सर मसला ये होता है कि हीट के कंडक्शन में भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो लाजिमी बात है पहले लेयर को क्रॉस करेगा फिर ग्लास क्रॉस करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो अक्सर फेस होती है और उससे फिर एक्सपेंसिव भी हो जाता है ज़्यादा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई इस चीज़ को थोड़ा सा हम अवॉइड करें। तीसरा होता है कि भाई यूज लेस लिक्विड इन द बल्ब। नहीं अरीब, रिस्पॉन्सिवनेस कम होने से एक्यूरेसी नहीं गिरती बेटा। तुम्हारा थर्मोमीटर तुम्हें सही वैल्यू देगा, बस फर्क ये बेटा देर से देगा। ये चीज़ है जहां आप थर्मोमीटर में 1 मिनट के अंदर अपने बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हो, वहां अब आपको 1.5 मिनट या 2 मिनट लग सकते। ये बात है। यूज लेस लिक्विड इन द बल्ब। इसका रीजन क्या है भाई? लेस लिक्विड विल टेक लेस टाइम टू हीट अप। Hence, responsiveness will increase. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? तो बेटा डिजिटल है, डिजिटल में रीड करना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है बच्चा, यू वेलकम। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम जरा। रिस्पॉन्सिवनेस के बाद अगली प्रॉपर्टी के ऊपर अब हम बात करेंगे, वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या चीज होती है? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये अपना डॉग्स के अक्सर बोला जाता है कि डॉग्स की नोज काफी सेंसिटिव होती है, सही? उन उसका मतलब क्या होता है अगर मैं बोलूं कि भाई डॉग की नोज बहुत सेंसिटिव है? क्या मतलब निकाल सकते हो इस बात से? सेंसिटिव का मतलब क्या है? उसकी नाक जल्दी चेंज हो जाती है? अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। डॉग की स्मेलिंग पावर भी हम कहते हैं बड़ी अच्छी है, और हम कहते हैं उसकी नोज बड़ी सेंसिटिव होती है। तो सेंसिटिव ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? नहीं, इट्स नॉट अबाउट इट कैन सेंस फास्टर। इट्स बेसिकली इट कैन सेंस वेरी लो स्मेल्स एज वेल। बहुत हल्की सी भी स्मेल हो, बहुत दूर से भी आ रही हो, उसे पकड़ लेता है। बिल्कुल, कम स्पेल पे सूंघ लेता है। डॉग्स की नोज बहुत सेंसिटिव होती है। इसी तरह आपके बैट्स के एयर बहुत सेंसिटिव होते हैं। जरा सा भी अगर साउंड मिलती है वो रिस्पॉन्स, उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई चीज मौजूद है। सही है। आपके जो कॉकरोचेज हैं उनके एंटेनास उनकी सेंसिटिविटी का काम करते हैं, वो सेंस कर रहे होते हैं अपनी सराउंडिंग को। सही। इसी तरह आपका रैट्स वगैरह, रैट्स नहीं एक होता है जो इंग्लिश में उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी मतलब ब्लाइंड होता है, उसकी भी नोज या उसका जो फ्रंट सेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो बिल्कुल बैट्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे यही चीज बीज, निबल बोलते हैं उसको। ओह ओके। तो यहाँ पे
ये आपके पास जो है इनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये है अगर थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है ना, इनको पता चल जाता है। थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी का भी यही ताल्लुक है कि ये आपको छोटा सा भी अगर टेम्परेचर चेंज होगा ना बताएगा। 0.1 डिग्री का भी टेम्परेचर चेंज होगा, एक थर्मोमीटर अगर वो बता रहा है और एक थर्मोमीटर सिर्फ 1 डिग्री का चेंज बता सकता है, तो मैं बोलूँगा 0.1 वाला ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जो दूसरा थर्मोमीटर है वो उस वक्त चेंज बताता है जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हो। उसके अंदर छोटे लेवल का चेंज आता ही नहीं है। अगर स्मॉल टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा भाई उसके अंदर में कि स्मॉल टेम्परेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ। सही, लेकिन जो दूसरे थर्मोमीटर है वो 0.1 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी बता देगा, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हुआ। तो सेंसिटिविटी का जो ताल्लुक होता है वो इस बात के ऊपर होता है कि हाउ स्मॉल ऑफ अ चेंज ऑफ टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर। कितना छोटा टेम्परेचर चेंज आपका थर्मोमीटर मेजर करके आपको दे सकता है, दैट बेसिकली डिसाइड्स द सेंसिटिविटी। If I write the definition over here, it tells how small of a change in temperature can be measured by a thermometer. See, एक थर्मोमीटर है, जो 0.1 का भी चेंज बताता है, सही, और एक थर्मोमीटर है जो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज बताता है। See, thermometer B. So this one is more sensitive. B से आपको 0.1 का चेंज नहीं मिलेगा, A से आपको 0.1 का चेंज ही मिल जाएगा। सही, तो ये हमारी सेंसिटिविटी होती है। इसको लिख लो फिर ताकि मैं आगे बढ़ूं। अब यहाँ पे अगर आप सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं भाई थर्मोमीटर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, सेंसिटिविटी ऑफ द थर्मोमीटर, तो उसका एक रास्ता आपके पास ये है, मेक अ वेरी थिन बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। मेक अ वेरी थिन बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। देखो हमारा जो थर्मोमीटर है ना वो एक लिक्विड कॉलम के अंदर राइज करता है। हमारे थर्मोमीटर के अंदर एक लिक्विड कॉलम होता है जिसके अंदर वो राइज करता है पूरा थर्मोमीटर लिक्विड हमारा। ठीक है, ये ऐसा मामला है। ठीक है, तो एक तरफ ये है मेरे पास और एक तरफ मेरे पास एक और सिस्टम है, इसका कैपिलरी ट्यूब काफी पतला है, वेरी थिन कैपिलरी ट्यूब। ये समझ लो कि बाकी चीजें सेम है, इनको मैं चेंज नहीं कर रहा। तो जिसका कैपिलरी ट्यूब बहुत थिन होगा ना, वो उतना ज्यादा राइज करेगा, क्योंकि देखो लिक्विड जब एक्सपैंड होता है उसका वॉल्यूम चेंज होता है। लिक्विड जब एक्सपैंड होता है तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है, और वॉल्यूम का जो चेंज है वो एरिया और लेंथ के प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम का जो
चेंज होता है वो एरिया और लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो नतीजा क्या होगा कि जितना थिन आपका कैपिलरी ट्यूब होगा लिक्विड उसमें उतना ज्यादा राइज करेगा। कि अगर दूसरे वाला केस को मैं दिखाऊं तो उसमें अगर लिक्विड लेवल राइज करता है तो वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये 22 है तो उसका 23 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं यहां आ रहा होगा। और अगर थिक कैपिलरी ट्यूब यूज करते हो तो उसमें अगर 22 यहां मौजूद है तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरफ आ रहा होगा आपके पास। हम राइज करें, लेंथ में चेंज कम आएगा। तो एक सजेशन हमारे पास ये है कि भाई यूज अ थिन बोर of the capillary tube. See, use a thin bore of a capillary tube. और उसका आप रीजन ये बोलते हैं कि भाई वॉल्यूम जो चेंज हुआ लिक्विड का एक्सपेंशन की वजह से उसका फॉर्मूला होता है एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते हो ना बेटा उसका फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। जैसे सर्कल है, अगर सिलेंडर का आप फॉर्मूला देखो, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। एरिया क्या है भाई पाई आर स्क्वायर सर्कल और ये हाइट है, तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच एरिया इनटू लेंथ। सही है। इसी तरह से अगर आपके पास क्यूबॉइड है, सही, अगर आपके पास क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का जो एरिया हो जाता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ और ये क्यूबॉइड की हाइट। इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एरिया इनटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला एरिया इनटू हाइट या एरिया इनटू लेंथ होता है। अब अगर हम यहाँ पे एरिया कम कर देंगे वॉल्यूम तो उतना ही चेंज हो रहा है, लिक्विड तो उतना एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन अगर हम एरिया कम कर देंगे तो लेंथ ज्यादा चेंज होगी। ये ऐसी मिसाल है कि अगर मैं एक बड़े सिलेंडर के अंदर आपको बोलूं कि लिक्विड ट्रांसफर करें, करें मिसाल के तौर पर, और एक केस में मैं आपको बोलूं कि भाई आप मेजिंग सिलेंडर में लिक्विड ट्रांसफर करें, दोनों के अंदर अब इक्वल वॉल्यूम डालें, ये शायद यहाँ तक भरेगा, ये ऊपर तक भर जाएगा लिक्विड, क्योंकि एरिया कम था ना इसलिए लेंथ ज्यादा चेंज आया। तो हम यही करते हैं कि यूज अ थिन बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोर results in greater change in length। तो उससे फायदा क्या होगा, अब आपको मार्क करने की जगह मिल गई। मतलब थर्मोमीटर दूसरे के अंदर, थर्मोमीटर बी अगर ये बना हुआ है मेरे पास, तो इसमें मेरे पास लेंथ ज्यादा है जहां मैं मार्किंग कर सकता हूँ। पहले वाले केस में मेरे पास जगह नहीं थी कि मैं मार्किंग करता उधर। देखो ना फर्स्ट जो है ए जो है उसमें 22 और 23 में कितना जगह है, मैं क्या मार्किंग करूंगा उसमें। इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी स्पेस है तो मैं अच्छी खासी मार्किंग कर सकता हूँ, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आराम से मार्क कर सकता हूँ। जबकि यहाँ पे मैं मैक्सिमम जो है वो 0.5 में मार्क कर सकूंगा, वरना मार्किंग ही नहीं हो सकती इसमें। ठीक है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब आप लोगों के सवाल देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी में क्या रिलेशन बन सकता है। रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी बेटा कोई रिलेशन नहीं बनेगा। रिस्पॉन्स का ताल्लुक टाइम से है। जब तक हीट लिक्विड के अंदर आएगी नहीं उस वक्त तक लिक्विड एक्सपैंड नहीं करेगा। तो उस चीज का जो ताल्लुक होता है ना वो लिक्विड और उसके सराउंडिंग के इंटरेक्शन से होता है। सेंसिटिविटी का ताल्लुक लिक्विड के अपने अंदर और थर्मोमीटर के डिजाइन से होता है, उसका रिलेशन नहीं बनेगा। ज्यादा सेंसिटिव थर्मोमीटर ज्यादा अच्छा होगा, लाजमी सी बात है, लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि भाई हाउ स्मॉल ऑफ अ चेंज ऑफ टेम्परेचर डू यू एक्चुअली नीड। क्योंकि जब आप
इसको पतला कर दोगे ना तो उससे नुकसान होगा, आपका थर्मोमीटर बहुत बड़ा बन जाएगा फिर, क्योंकि देखो ना आप 22 से 23 में जा रहे हो तो इतनी सारी लेंथ कंज्यूम हो गई आपकी। अब अगर किसी ने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का थर्मोमीटर बनाना होता तो उसको सोचो कितना बड़ा थर्मोमीटर बनाना पड़ेगा, तो नुकसान हुआ ना, इट विल बी वेरी लॉन्ग। तो फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है भाई चलो अब हमें अपना बॉडी टेम्परेचर चाहिए। अब अगर किसी को बुखार हो रहा है और 101 डिग्री है तो उसको इस बात से थोड़ी फर्क पड़ेगा 101.1 है या 101.2 है या 101.3 है, तो बोलेगा भाई 101 बुखार हुआ रहा है, यही मेरे लिए टेंशन की बात है। तो वो 1 डिग्री का चेंज भी उसके लिए बहुत होता है। हाँ, अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट्स हैं, टेम्परेचर्स के ऊपर बहुत अच्छा फोकस रखा जा रहा है, तो उसमें 0.1 जरूरी है, क्योंकि उसमें 0.1 0.2 के चेंज से रिएक्शंस के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो वहाँ आप फिर प्रिफर करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स। अक्सर इसीलिए कामयाब हुए क्योंकि डिजिटल थर्मोमीटर्स आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी देते हैं, वो आपका डेसिमल के बाद भी वैल्यू दे देते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं होता, लेकिन दे कैन प्रोवाइड यू द टेम्परेचर, इसलिए अब वो थोड़े ज़्यादा मकबूल होते जा रहे हैं। मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ मौसम। ठीक है बेटा, तो एक हमने यहाँ पे देख लिया कि यूज अ थिन बोर ऑफ द कैपिलरी। दूसरा, ऐसा लिक्विड इस्तेमाल करो जो ज्यादा एक्सपेंड करता हो। हर लिक्विड अपने हिसाब से एक्सपेंशन करता है, उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, सही। हर लिक्विड का अपना एक स्पेसिफिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, सही। और हर लिक्विड की अपनी अलग एक्सपेंशन होती है। तो भाई एक ऐसा लिक्विड यूज कर लो जो ज्यादा एक्सपेंड करता हो, जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, और मॉलिक्यूल्स के पास कह लो कि दूर जाने की सलाहियत ज्यादा हो। आपको कैपिलरी ट्यूब भी पतला नहीं बनाना पड़ेगा, डिजाइन के ऊपर आपका इतना मसला नहीं आएगा, क्योंकि जितना आपका पतला कैपिलरी ट्यूब बनाएंगे डिजाइन पे उतना खर्चा आता है आपका। तो आप एक ऐसा लिक्विड इस्तेमाल कर लें जो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। लाजिमी बात है जो लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा वो राइज भी ज्यादा करेगा फिर। बेटा डिजिटल थर्मोमीटर्स में लिक्विड यूज नहीं होता, डिजिटल थर्मोमीटर में टेम्परेचर सेंसर्स यूज होते हैं, उनका मामला अलग है, वो टेम्परेचर सेंसर्स पे काम करते हैं। मौसम थर्मोकपल्स घर में यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें इतना क्विक रिस्पांस चाहिए नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव होता है, मतलब हजारों रुपए का होता है वो थर्मोमीटर। और जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है वो तो कई कई हजार रुपए के ऊपर चले जाते हैं। तो व्हाई मेजर अ बॉडी टेम्परेचर विद थाउजेंड्स ऑफ by spending 1000 rupees on a thermometer? 70-80 रुपए का थर्मोमीटर मिल जाता है मार्केट से ग्लास थर्मोमीटर, आपको वो भी बॉडी टेम्परेचर दे देगा, इसलिए आप घर में उसे यूज नहीं करते। दूसरा हमारा रीजन क्या है, ऑप्शन क्या है भाई, यूज अ लिक्विड that expands more for unit change in temperature। सही, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होने पे उसकी एक्सपेंशन ज्यादा हो। रीजन क्या है भाई, the liquid that expands more will rise more। सही, जो ज्यादा एक्सपेंड करेगा वो ज्यादा राइज करेगा। बिल्कुल, इसको चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, मुझे यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखना था खैर। लेकिन ऐसा इसको कोई इतना मसला नहीं। तीसरा है यूज मोर लिक्विड। फातिमा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सपेंशन से ताल्लुक नहीं होता बेटा, एक्सपेंशन का ताल्लुक एक कोफिशिएंट से होता है जिसको आप बोलते हो बीटा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी असल में डिसाइड करती है टाइम को, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना उसे हीट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये कह लो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ताल्लुक रिस्पॉन्सिवनेस से हो जाता है।
आप ऐसा लिक्विड यूज करो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो वो जल्दी अपने अंदर टेम्परेचर चेंज लाएगा, ये कहा जा सकता है। एक और तरीका आपके पास सेंसिटिविटी बढ़ाने का ये होता है, यूज मोर लिक्विड। यूज मोर लिक्विड इन द थर्मोमीटर बल्ब। जितना ज़्यादा आप लिक्विड यूज करोगे उतनी ज़्यादा आपको एक्सपेंशन बनती है। इसकी मिसाल ऐसे लो कि मैं कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ बना रहा हूँ, समझाने के लिए बना रहा हूँ खाली। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, 9 मॉलिक्यूल्स हैं एक साथ मौजूद है। ये 9 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं थोड़ा थोड़ा। ये चलो ऐसे नहीं, मैं जनरल एग्जांपल से समझा देता हूँ। स्कूल में आप लाइन बना के खड़े होते थे अक्सर, अब तो खैर नहीं होते होंगे, लेकिन असेंबली के अंदर आप स्कूल में लाइन बना के खड़े होते हैं। एक छोटी लाइन है, 4-5 बच्चे खड़े हैं, टीचर बोलता है बेटा 1 आर्म डिस्टेंस लीजिए। हर एक स्टूडेंट के दरमियान में गैप आ जाएगा। 5 बच्चे तो एक दूसरे के करीब करीब खड़े हुए थे, उनके दरमियान में गैप आएगा तो वो थोड़े दूर हो जाएंगे, लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी। अब मैं बोलता हूँ कि भाई एक लाइन थी जिसमें 20 बच्चे खड़े हुए थे, 20 students standing in that line, and the teacher asked them to have a 1 arm distance. अब जो लाइन में इंक्रीमेंट आएगा ना, उतना नहीं आएगा जितना पहले आया था 5 बच्चों के केस में। Now the distance that will change is going to be extremely large. The same thing happens when you're using more liquid. When you have more molecules and all of them move away from one another, the result is that the gap between them actually increase even more. Expansion ज़्यादा होगी। The molecules कम थे, तो जब वो एक दूसरे से दूर हुए तो गैप इतना नहीं बढ़ा। ओवरऑल इंक्रीमेंट गैप का इतना ज़्यादा नहीं हुआ। अगर हर मॉलिक्यूल भी 1 माइक्रोमीटर दूर हो रहा था, मैं मिसाल दे रहा हूँ ऐसे, 1 माइक्रोमीटर दूर हो रहा था, 5 मॉलिक्यूल्स थे, तो गैप होगा 5 माइक्रोमीटर का इंक्रीमेंट। एक्सपेंशन 5 माइक्रोमीटर की हुई। अगर आपके पास 20 मॉलिक्यूल्स होते और हर मॉलिक्यूल 1 माइक्रोमीटर दूर जाता, तो अब 20 माइक्रोमीटर का गैप बढ़ता। तो जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगी आपको। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। Greater the volume of liquid, the more is the gap produced. When liquid expands. एक formula है which is not a part of your syllabus, but I would like you to know that formula. That is delta V equals beta V delta T. तो इससे दो बातें हैं। Change in volume is directly proportional to volume, and change in volume is directly proportional to beta. इसमें डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम है, V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है। See, V is the volume of liquid. और बीटा होता है वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, कि भाई कितना एक्सपेंशन करने की सलाहियत है उसके अंदर। जो ज्यादा अच्छा लिक्विड होगा, ज्यादा एक्सपेंड करने वाला लिक्विड होगा, उसका बीटा की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि भाई जितना लिक्विड उतनी एक्सपेंशन, और जितना ज्यादा एक्सपेंडिंग लिक्विड उतनी ज्यादा एक्सपेंशन। समझ में आई बात?
Exactly, Zara. So won't using more liquid decrease the responsiveness of the thermometer? My exact point सभी यहाँ. इसमें कुछ फैक्टर्स बेटा ऐसे होंगे जिसको अगर आप चेंज करोगे तो दूसरे पे असर पड़ेगा. अगर मैं ज्यादा लिक्विड यूज करता हूँ तो रिस्पॉन्स टाइम गिरेगा. तो वही बात होती है कि देयर नीड्स टू बी अ कॉम्प्रोमाइज अचीव्ड कि भाई कितनी रिस्पॉन्सिवनेस और कितनी रेंज और कितनी सेंसिटिविटी आपके लिए काबिल कबूल है. अब उसके हिसाब से डिसीजन लेना कि भाई मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, मैं ऐसा यूज़ कर लेता हूँ, इसको जाने देता हूँ. इतनी रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी है, चलो मुझे सेंसिटिविटी ज़्यादा मिल जाएगी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेंसिटिविटी बढ़ा दी. यू हैव टू डू दैट. फातिमा बेटा फॉर्मूला आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. मैंने सिर्फ ये बताया था कि डेल्टा वी अगर आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है बीटा वी डेल्टा टी. मुझे असल में इसकी प्रोपोर्शनैलिटीज बतानी थी कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो वॉल्यूम के भी प्रोपोर्शनल होता है और वो बीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है. मतलब जब लिक्विड एक्सपैंड करता है उसका ताल्लुक दो चीज़ों से. पहला कितना लिक्विड यूज कर रहे हो और दूसरा कौन सा लिक्विड यूज कर रहे हो. बिल्कुल शायद मॉलिक्यूल्स वाली बात रिपीट कर देता हूँ मैं कि देखो बेटा जब आपके पास मैं बोलता हूँ कि भाई 5 मॉलिक्यूल थे, तो जब लिक्विड एक्सपैंड करता है तो हर मॉलिक्यूल 1 माइक्रोमीटर दूर जाता है. तो अगर 5 मॉलिक्यूल्स थे, एक्सपेंशन हुई, पांचों के पांचों ने 1 माइक्रोमीटर का गैप बनाया, टोटल गैप कितना आ गया 5 माइक्रोमीटर्स का. अब इमेजिन करो 20 मॉलिक्यूल्स हो, वो एक्सपैंड करें. जब 20 मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे तो 20 माइक्रोमीटर का गैप आएगा. गैप ज्यादा आया, एक्सपेंशन ज्यादा हुई. ये चीज मैं कहना चाहता हूँ भाई. चलो आज का लेसन में यही एंड करता हूँ. रेंज में इंशाल्लाह कल सिखाऊंगा और उसके बाद फिर इस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल करके हम जरा कुछ लेबोरेटरी और क्लिनिकल के दरमियान के डिफरेंसेस भी यूज करेंगे. कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा. सही, वरना आज के लिए इतना ही है. यू वेलकम फातिमा. थैंक यू सो वेरी मच फॉर द. चलो भाई, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज उनान. अल्लाह हाफिज ज़ारा. अल्लाह हाफिज फातिमा बेटा. शाहिल अगर आपका भी यूज करना है तो मैं माइक अलाउ कर देता हूँ. आपको कुछ बात कहनी है तो आप बोलो. असल में बच्चे मसला बताऊँ क्या होता है, कभी कभार एक वक्त में बहुत सारे बोल जाते हैं. अगर आपको कोई सवाल होता है ना जिसे आपको पूछ के बताना है तो आप एक काम कर लिया करो, मुझे बस मैसेज कर दिया करो सर क्वेश्चन, या हैंड रेज कर दिया करो. अगर आप हैंड रेज करोगे ना तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा ताकि आप बोल के सवाल पूछो. इसलिए आपकी आसानी हो जाएगी. अगर मैं वैसे ही ऑप्शन दे दूंगा ना तो बहुत सारे बच्चे जैसे बैकग्राउंड नॉइज आ गई ज़्यादा तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है बच्चे, चलो ख्याल रखना अपना. अल्लाह हाफिज़.